सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। जैसा कि कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे इकोनॉमिक्स के, तो उसमें से ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था को समझाइए और विदेशी सहायता की सापेक्षिक भूमिका की जाँच कीजिए। या ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से मिल सकता है कि भारतीय योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या भूमिका दी गई है, इसके मुख्य परिणाम क्या हैं। या ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिख सकता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त व्यवस्था के मुख्य स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था के स्फीतिक प्रभाव की जाँच कीजिए। तो इसके आंसर में यह है कि भारत में सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत समृद्धि और विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया। आज हम 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में हैं। प्रत्येक योजना के लिए संसाधन को इकट्ठा करने के लिए सरकार एक विकास कार्यक्रम बनाती है। इन संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है घरेलू स्रोत और दूसरा है बाहरी स्रोत। तो घरेलू स्रोत की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 घटक आते हैं, जिसमें पहला है सार्वजनिक बचतें, घरेलू ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था। सार्वजनिक बचतों में जो है निम्नलिखित सीमित होता है, जिसमें पहला है चालू राजस्व का शेष। यह है सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर योजना चालू व्यय का अंतर होता है। चालू राजस्व शेष की योजनाओं की वित्त व्यवस्था का एक प्रमुख घरेलू स्रोत होता है। पहली योजना के दौरान 362 करोड़ रुपए कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। यह राशि कुल योजना के खर्च का लगभग 33% थी। बाद की योजना में कर राजस्व 22 से 24% तक ही सीमित रहा। 9वीं योजना में यह घटकर 3% ही रह गया। इसका कारण योजना के खर्च में भारी वृद्धि तथा कर राजस्व में मामूली वृद्धि होना था। दूसरा है इसमें सार्वजनिक उद्यमों में अधिक। इसका संबंध रेलवे, डाक, टेलीफोन इत्यादि से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल योजना के खर्च में इसका हिस्सा 6% था, जबकि 8वीं योजना में बढ़कर यह 8% हो गया। यह आशा की जाती है कि 10वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का योगदान 5,98,240 रुपये का होगा। यदि इनका कुशल प्रबंध किया जाए तो सरकारी उद्यम भारत में योजना की ओर वित्त व्यवस्था का प्रबंध करने में निश्चित तौर पर ठोस रूप से योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो बात करें घरेलू ऋण की, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला है इसमें जनता से ऋण। योजनाओं के लिए संसाधन के संग्रह के लिए सरकार से या बाजार से ऋण ले सकती है। योजना के कुल खर्च में जनता से प्राप्त ऋण का हिस्सा 10 से 20% के बीच रहा है। 10वीं योजना में 9,46,967 करोड़ रुपए जनता से ऋण के रूप में लेने का प्रस्ताव था। दूसरा इसमें है अल्प बचतें। अल्प बचतें मतलब पंचवर्षीय योजनाओं में वित्त व्यवस्था के लिए अल्प बचतों को इकट्ठा करने के प्रयास किए गए। प्रथम योजना में 243 करोड़ रुपए तथा अल्प बचतों के रूप में यह इकट्ठा करे गए। सन 2007 में कुल अल्प बचतें बढ़कर 5,05,500,000 करोड़ रुपए हो गई। 9वीं योजना में घरेलू बचत दर जीडीपी का 23.3% थी, जो कि बढ़कर 10वीं योजना में 26.8% हो गई। अल्प बचतों को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ये न केवल योजना की वित्त व्यवस्था में सहायक होती है, बल्कि उपभोग पर रोक लगाकर मुद्रास्फीति का सामना भी यह करती है। तीसरा है भविष्य निधि। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में इस स्रोत से पहली तथा दूसरी योजनाओं में क्रमशः 239 करोड़ रुपए तथा 216 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। सन 2001-2 में यह बढ़कर 4,20,25,000 रुपये हो गई थी। तीसरा इसमें अगर बात करें घाटे की वित्त व्यवस्था, तो ये एक क्वेश्चन अलग से भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो योजनाओं की वित्त व्यवस्था आंतरिक स्रोतों में घाटे की वित्त व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में इसका अर्थ सरकार के राजस्व घाटे को अधिक करेंसी नोट जारी करके पूरा करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान घाटे की वित्त व्यवस्था 3.33 करोड़ रुपए थी। 9वीं योजना के दौरान वित्त व्यवस्था घाटे की इसको त्याग दिया गया। इसके साथ ही साथ सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि वित्तीय घाटे के स्थान पर राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया जाएगा। तो
घाटे की वित्त व्यवस्था के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव की बात करें तो अनुकूल प्रभाव में घाटे की वित्त व्यवस्था के धनात्मक प्रभाव जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग। अल्प विकसित देश में वित्तीय संसाधन के अभाव में श्रम तथा निपुणता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा प्राप्त वित्तीय संसाधनों में सरकार श्रम को रोजगार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे उत्पादित क्षमता और उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो इसमें आता है अतिरिक्त संसाधनों की उत्पत्ति। अल्प विकसित देश में ऐच्छिक बचतों का अभाव पाया जाता है। जब इन देशों में घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती है, लेकिन लोगों की आय में वृद्धि नहीं होती, अतः उनका उपभोग कम हो जाता है। इस बचत का उपभोग आर्थिक विकास के लिए नए संसाधनों के सृजन के लिए किया जाता है, जिससे आर्थिक विकास की गति में तेजी आती है। तीसरा इसमें पॉइंट है मंदी का सामना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने के बहुत अधिक पक्ष में थे। उनके अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी के पाए जाने के मुख्य कारण समग्र मांग में कमी है। घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि समग्र मांग को बढ़ा देती है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा निवेश का स्तर भी बढ़ता है। चौथा पॉइंट है इसमें आधारिक संरचनात्मक विकास। तो अल्प विकसित देशों में आधारित संरचनात्मक जैसे रेलवे, सड़क, नहरें, बिजली, स्कूल तथा अस्पतालों की कमी पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में सरकार इस स्थिति में नहीं होती कि वह करों, ऋणों तथा आय के अन्य साधनों से प्राप्त मात्रा में राजस्व इकट्ठा कर सके। अतः घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा धन इकट्ठा करके आधारित संरचनात्मक की संभावना को बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसमें मुद्रा की बढ़ती हुई मात्रा को पूरा करना। विकसित देशों में अनेक कारणों से मुद्रा की मांग बढ़ती है, जैसे मौद्रिक क्षेत्र या निवेश में वृद्धि होना या आय का वृद्धि होना, आर्थिक नियोजन के कारण लोगों की आय का कम बढ़ना या विदेशी सहायता के कारण आयात को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। मुद्रा की मांग में वृद्धि से घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा किया जाता है। अगर बात करें इसके प्रतिकूल प्रभाव की, तो घाटे की वित्त व्यवस्था के निम्नलिखित ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला पॉइंट है निवेश के प्रतिमान में परिवर्तन। तो घाटे की वित्त व्यवस्था प्राय उन क्षेत्रों में निवेश को उत्साहित करती है जो कि नियोजित विकास के लिए जरूरी नहीं होती। कीमतों में वृद्धि विलासिता की वस्तुएं तथा विदेशी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाती है। इसके कारण सट्टेबाजी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है इसमें कीमत स्तर तथा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्त व्यवस्था से सरकार के व्यय में वृद्धि होती है, लेकिन निजी क्षेत्र का खर्च इतना नहीं बढ़ता। अतः बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है, जिससे अधिक साख का निर्माण होता है। बैंकों द्वारा साख के निर्माण से कीमतें और अधिक बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें उपभोक्तावाद में वृद्धि। घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप लोगों की आय बढ़ती है, अतः वे आयातित वस्तुओं का अधिक मांग करने लगते हैं। आयातित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग तस्करी को बढ़ावा देती है। इसका देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और चौथा है इसमें भुगतान शेष का घाटा। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत में वृद्धि के कारण निर्यात घटते हैं तथा आयात बढ़ते हैं। यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो प्रतिबंध लगाने से देश के आंतरिक उत्पादन पर जो है मांग का दबाव वो है बढ़ जाता है। फलस्वरूप कीमतें और अधिक बढ़ जाती हैं, जिससे निर्यातों की दरों में कमी आती है तथा भुगतान शेष देश के विपरीत हो जाता है। पांचवा पॉइंट है कीमत वृद्धि तथा असमानता। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप गरीब तथा निम्न आय समूह के लोग पहले से कम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, जिससे गरीब लोग और वेतनभोगी लोग का जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके उपभोग में कमी आ जाती है, लेकिन धनी वर्ग के उपभोगों में कोई कमी नहीं आती। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण धन का असमान वितरण होता है तथा कई सामाजिक बुराइयां भी इससे पनपती हैं। छठा पॉइंट है इसमें नियोजन की लागत में वृद्धि। आर्थिक नियोजन के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। कीमत में वृद्धि के कारण घाटे की और अधिक वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इससे कीमतों में और अधिक वृद्धि होती है। अतः घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उससे आर्थिक नियोजन की लागत बढ़ती है, जिससे कीमतें
और अधिक बढ़ोतरी उसमें हो जाती है। दूसरा पॉइंट बात करें तो बाहरी संसाधन का जो बात है, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त व्यवस्था के बाहरी संसाधन निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है अन्य देशों से ऋण तथा सहायता। दूसरा आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तीसरा इसमें है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एफडीआई के बारे में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए विदेशी स्रोत संसाधन संग्रह के महत्वपूर्ण घटक है। वित्त के बाहरी स्रोतों से प्राप्त पूंजी प्रत्येक योजना में बढ़ती रही है, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कुल योजना व्यय में बाहरी संसाधनों का प्रतिशत हिस्सा घटता जा रहा है। प्रथम योजना में यह कुल योजना व्यय का 10% था, 9वीं योजनाओं में कुल व्यय का ये 5% ही रह गया, जबकि 10वीं योजनाओं में कुल व्यय का केवल 3% भाग ही प्राप्त हुआ है। पहला है इसमें विदेशी सहायता की भूमिका। तो नियोजित आर्थिक विकास के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत जैसे कम विकसित देशों के लिए इसे घरेलू स्रोतों को पूरा करना इससे संभव नहीं हो पाता। अतः विदेशी पूंजी को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। विदेशी पूंजी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे निजी विदेशी पूंजी या विदेशी सहयोग, विदेशी सहायता या वाणिज्यकरण। इसमें दूसरी बात करें हम तो विदेशी योजना अवधियों में भारत को मिलने वाली विदेशी सहायता में अभी वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट है इसमें प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में विदेशी सहायता ने एक केंद्रीयकरण भूमिका निभाई है। उसने घरेलू उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया है तथा निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसमें कोई गलती नहीं है कि भारत के विकास कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था में विदेशी सहायता का योगदान जो है वो निरंतर बना रहा है। बात करते हैं एफडीआई की, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी सहायता के स्थान पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की ओर झुकाव निरंतर बढ़ रहा है। नियोजकों तथा राजनीतियों में विदेशी सहायता में कई गलतियां महसूस अभी की गई हैं। सहायता देने वाले देशों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उन देशों की बड़ी शर्तों के आगे यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ता था। अतः विदेशी प्रत्यक्ष के धनात्मक प्रभावों के कारण इसकी तरफ झुकाव बढ़ा है। इनसे घरेलू बाजार में प्रतियोगिता बढ़ रही है। तो ये था क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स का। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।